10th क्लास के सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे संसाधन और संसाधन में देखेंगे मृदा संसाधन। मृदा मिट्टी को ही कहा जाता है और आप लोग देखे होंगे अलग अलग जगह का अलग अलग मिट्टी होता है, अलग अलग रंग होता है। तो ये अलग रंग रूप क्यों होता है उसको आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मृदा संसाधन। मिट्टी अथवा मृदा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी कृषि एवं पेड़ पौधे के विकास में सहायक है। 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में बहुत लंबा समय लगता है, मतलब लाखों वर्ष लग जाते हैं। मिट्टी के निर्माण में प्रकृति के अनेक तत्व सहायक हैं। मिट्टी जो बनता है उसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या तत्व सहायक है, जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनद, अपघटन क्रिया। पहले हम लोग देखेंगे तापमान परिवर्तन। तापमान परिवर्तन कहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में। मरुस्थलीय क्षेत्र में दिन और रात के तापमान में काफ़ी अंतर होता है। दिन में अधिक गर्मी पड़ती है तो रात में बहुत ठंडा। तो दिन में गर्मी में पत्थर फैल जाता है और रात में सिकुड़ जाता है। डेली ये क्रिया बार बार ये रिपीट होता है और वैसे में जो पत्थर है वो कमज़ोर पड़ जाता है और वो टूटने लगता है और टूटने से क्या बनता है, तो मिट्टी का निर्माण होता है। आगे देखते हैं बहते जल की क्रिया। बहते जल की क्रिया मतलब नदी हम लोग देखे हैं, तो नदी में जब पानी बहता है, जब उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है तो वो अपने किनारे में जो भी पत्थर रहता है उसको वो बहा के, मतलब कंकड़ पत्थर को बहा के ले जाता है और नहीं तो वो रगड़ते हुए आगे बढ़ता है, जिससे जो वहाँ जो सेल रहता है वो एक तो टूटने लगता है और नहीं तो वो घर्षण से वो छोटे छोटे कण में टूटते हैं। और जो नदी के अंदर जो नदी के बहाव के साथ जो छोटा छोटा कंकड़ पत्थर जो रहता है वो और मुलायम टुकड़ों में वो छोटे छोटे रूप में वो टूटते हैं और ऐसे में मिट्टी का निर्माण होता है। आगे देखते हैं पवन। पवन से भी ये मरुस्थलीय क्षेत्र में ही मिट्टी का निर्माण होता है। वहाँ क्योंकि बहुत जोरदार हवा चलती है, क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे की कमी है, तो वहाँ पवन से भी मिट्टी का निर्माण होता है। हिमनद। हिम मतलब बर्फ और नद मतलब नदी। ये हिमनद हम लोग को कहाँ देखने को मिलेगा, तो पर्वतीय क्षेत्र में, जो ऊंचा ऊंचा पर्वत है। जैसे भारत में हम लोग हिमालय पर्वत के ऊपरी हिस्सों में देखते हैं, वहाँ पे साल भर बर्फ जमे रहते हैं। तो हिमनद कहाँ होगा, तो हिमालय क्षेत्र में हम लोग भारत में देख सकते हैं। तो हिम जब धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो उससे भी जो उसके रास्ते में जो कंकड़ पत्थर आता है उसको रगड़ते हुए आगे बढ़ता है और जिससे मुलायम महीन कण निर्मित होते हैं और वो मिट्टी का निर्माण करते हैं। अपघटन क्रिया। अपघटन क्रिया क्या है, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जब सड़ता गलता है उससे भी मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, उसमें कई बैक्टीरिया भी सहायक होते हैं। मृदा जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। मृदा जो है जैव पदार्थ और अजैव पदार्थ दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। जैव पदार्थ में आएगा मिट्टी और बहुत सारा जीव जंतु, क्योंकि कोई भी जीव सड़ता है तो वो किस में मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, उससे मिट्टी का निर्माण होता है। पेड़ पौधे भी जब उसका पत्ता जब झड़ता है तो वो भी मिट्टी में मिल जाता है, तो उससे भी मिट्टी का निर्माण होता है। अजैव तत्व। अजैव तत्व में क्या होगा, तो चट्टान होगा ना, बहुत सारा खनिज पदार्थ होगा, इससे भी मिट्टी का निर्माण होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखेंगे मिट्टी का वर्गीकरण। मृदा का वर्गीकरण। मिट्टी को कई भागों में बांटा गया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मिट्टी का
अलग अलग गुण होता है, अलग अलग रंग होता है, तो हम लोग देखते हैं वो रंग और रूप कैसे आता है। भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच, भू आकृतियां, जलवायु, वनस्पति पाई जाती है। इस कारण से यहाँ अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई है। भारत में हम लोग क्या देखें, विभिन्न प्रकार का उच्चावच है, भू आकृतियां है, जलवायु है, वनस्पति है, इसलिए यहाँ पे अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई है। मृदाओं को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। जो भी मृदा है उसको हम लोग देखेंगे कितने प्रकार से उसको वर्गीकृत किया गया है। तो पहला है जलोढ़ मृदा, दूसरा है काली मृदा, तीसरा है लाल और पीली मृदा, चौथा है लेटेराइट मृदा, पांचवा है मरुस्थलीय मृदा और छठा है वन मृदा। इस तरह से मृदा को 6 भागों में बांटा गया है। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसको देखेंगे। पहला देखेंगे हम लोग जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा, यह मृदा बहुत उपजाऊ होती है। ये जो जलोढ़ मृदा है ये काफी उपजाऊ होता है। यह मृदा भारत का बहुत बड़ा भाग में विस्तृत है। भारत का ये बहुत बड़ा भाग में विस्तृत है। उत्तरी विशाल मैदान, उत्तर का जो विशाल मैदान है जलोढ़ मृदा से बना है। यह मैदान का निर्माण सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बना है। ये जो 3 नदी तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इन नदी तंत्रों के द्वारा जो कंकड़ पत्थर या जो भी महीन कण लाए जाते हैं और उसको मतलब आगे जाके ये निक्षेप हो जाता है। मैदानी क्षेत्र में ये निक्षेप होता है और इस निक्षेप से जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। पूर्वी तटीय मैदान, मतलब ये उत्तर का विशाल मैदान को छोड़ करके, और ये जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाया जाता है, तो पूर्वी तटीय मैदान में। पूर्वी तटीय मैदान आप लोग जब 9th क्लास में भौतिक विभाजन पढ़े होंगे तो पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, याद होगा। तो पूर्वी तटीय मैदान उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ना, याद है। तो चलिए देखते हैं, महानदी गोदावरी, कृष्ण, कावेरी की डेल्टा पर भी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ये जो 4 नदी है उस नदी के डेल्टा में, ठीक, उस नदी के डेल्टा पर भी जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ठीक है। जलोढ़ मृदा को 2 भागों में बांटा गया है। जलोढ़ मृदा को फिर 2 भाग में बांटा गया है उसका उर्वरता के आधार पर, ठीक। तो बांगर और खादर। पुराना जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। याद रखिएगा दोनों में उपजाऊ है खादर, ठीक है, खाद से याद रखिएगा खादर। तो ये नवीन जलोढ़ मिट्टी है और ये बहुत उपजाऊ है। जलोढ़ मिट्टी में देखते हैं क्या क्या फसल उगाया जाता है। चावल, गेहूं, गन्ने, अन्य अनाज एवं दलहन फसल, ठीक है, ये सब फसल मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी में उगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी, काली मिट्टी बोलने से ही समझ में आ जाता है इसका रंग कैसा होगा, काला होगा ना। इसका रंग काला होता है। इन्हें रेगर या रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ये आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, इसलिए याद रखिएगा काली मिट्टी को ही रेगर मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। यह मिट्टी दक्कन पठार के उत्तर पश्चिम भागों में पाई जाती है और यह लावा जनक सेल से बनी है। ये लावा से बनता है। लावा कहाँ से निकलता है, तो पृथ्वी के अंदर से, ठीक है। पृथ्वी के अंदर जब रहता है तो उसको मैग्मा कहते हैं और जब बाहर निकल जाता है उसको लावा कहते हैं। और लावा के निक्षेप से ही ये काली मिट्टी का निर्माण होता है।
यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। सौराष्ट्र अगर कहीं लिखा हुआ रहेगा तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, गुजरात को ही सौराष्ट्र कहा जाता है। ठीक है। इस मिट्टी का निर्माण महीन कणों से बना है। ये मिट्टी का जो कण होता है बहुत महीन होता है, इसलिए ये गर्मी में, जब गर्मी में क्या होगा, कड़ाके की धूप पड़ती है तो इस मिट्टी में गहरी दरारें पड़ जाती है। ठीक है, बड़ा बड़ा दरार पड़ जाता है, जिस कारण से इसके अंदर तक वायु का मिश्रण चला जाता है। दरार पड़ेगा तो वायु अंदर तक घुसेगा ना, और मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाता है। ये जो वायु का मिश्रण अंदर जाता है, जिससे मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो और बढ़ जाता है। ठीक है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। ये जो मिट्टी है किसके लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, तो कपास की खेती के लिए। तो ऐसे नहीं है कि इसमें और फसल का उपज नहीं होगा, सब फसल का उपज होता है, लेकिन ये कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, लाल एवं पीली मृदा। लाल एवं पीली मृदा। इस मिट्टी में लौह अयस्क पाए जाते हैं, जाने के कारण इसका रंग हल्का लाल और पीला होता है। ये जो लाल और पीली मिट्टी है, ये किसके कारण से ये लाल नजर आते हैं, तो लौह अयस्क। उन क्षेत्र में, जो क्षेत्र में भी ये लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है, तो समझिए कि उस क्षेत्र में लौह अयस्क वहां पाया जाता है। यह मिट्टी दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में, जहां कम वर्षा होती है, दक्कन पठार के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में, जहां पर दक्षिणी हिस्सों में जहां पर वर्षा कम होती है। यह मुख्यतः ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर और पश्चिमी घाट में पहाड़ों के नीचे हिस्सों में पाया जाता है। यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। ये मिट्टी जहाँ पे वर्षा कम होता है उन क्षेत्रों में पाया जाता है। ऐसे नहीं कि हमारे क्षेत्र में नहीं है, यहाँ हम लोग इंक्लूड नहीं किए हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारे क्षेत्र में नहीं है। हमारे क्षेत्र में भी लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है, लेकिन मुख्यतः उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में जहाँ वर्षा कम होता है वहाँ ये मिट्टी पाया जाता है, और ये कम उपजाऊ वाला मिट्टी है। मतलब इसमें अगर खाद नहीं डालेंगे तो कुछ उपज नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है लेटेराइट मिट्टी। इस मिट्टी का रंग गहरा लाल होता है। लाल और पीला मिट्टी में देखें कि हल्का लाल, लेकिन ये जो लेटेराइट मिट्टी है इसका रंग गहरा लाल होता है। यह अत्यधिक तापमान एवं वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। अधिक तापमान और अधिक वर्षा दोनों उच्च रहता है, उस क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी पाए जाते हैं। इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। इस मिट्टी में ह्यूमस मतलब कि पत्ता सब का जो मात्रा है वो बहुत कम पाया जाता है, क्योंकि अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थ को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। बैक्टीरिया जो होता है, जीवाणु जो होता है, जो पत्ता को सड़ने गलने में मदद करते हैं, वो अधिक तापमान के कारण क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, और इसलिए वहाँ ह्यूमस की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। यह मुख्यतः कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु तथा असम के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है।
यह मिट्टी भी कम उपजाऊ होती है। इसमें रासायनिक उर्वरक और खाद डालकर ही खेती की जा सकती है। ठीक है, चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। पांचवा है मरुस्थली मृदा। मरुस्थली मृदा का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। ये जो मृदा है, मरुस्थली मृदा जो है, ये बलुई होता है। ठीक है, रेतीली मतलब बलुई और लवणीय मतलब नमकीन होता है। यह मिट्टी मुख्यतः राजस्थान में पाई जाती है। यहाँ की जो शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जलवाष्पन दर अधिक है, इसलिए मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। यहाँ की मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा बहुत कम होता है। इस मिट्टी को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में मिट्टी को सिंचित करके मतलब सिंचाई करके अधिक पानी डाल करके उसको कृषि योग्य बनाने का कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, इस तरह से हम लोग देखें मरुस्थलीय मिट्टी। आगे देखेंगे, छठा वाला है वन मृदा। यह मृदा आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है वन मृदा, जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। इन मृदाओं का बनावट पर्वतीय पर्यावरण पर निर्भर करता है। जैसे पर्वत के ऊपरी ढालों पर अधिक अपर्दन के कारण यह ह्यूमस रहित होता है। मतलब ऊपरी ढलानों में क्या होता है, अपर्दन अधिक होता है, इसलिए ह्यूमस रहित होता है, मतलब ह्यूमस की मात्रा बहुत कम रहती है। वहीं नदी घाटियों में यह दोमट और सिल्टदार होती है, अर्थात निचले घाटियों में मिट्टी उपजाऊ होती है। यही वन मृदा जो है ऊपरी क्षेत्र में उपजाऊ नहीं रहता है, लेकिन पर्वत के ढलानों में, ये घाटियों में ये उपजाऊ होते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग 6 मृदा को देख चुके हैं। ठीक है, और उसके लिए हम एक आप लोग को मैप दे रहे हैं। इस मैप में जितना भी हम लोग 6 मृदा पढ़े, सबका यहाँ एरिया दिखाया गया है। यहाँ पे ये इंडेक्स है। इस इंडेक्स में आप लोग देखिए, जैसे यहाँ फर्स्ट वाला है पर्वतीय और पर्वतीय वन है। ठीक, अच्छा, उसको हम देख लेंगे अच्छा से। इसके बाद दूसरा है जलोढ़ मृदा, तो उसका भी एरिया देख लीजिएगा कहाँ पे है, लाल और पीली मृदा। आप लोग यहाँ से देखिएगा, इंडेक्स से देखिएगा रंग और नाम, और उस रंग को इस मैप में खोजिएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छा से उसको मतलब याद कर पाएंगे। ठीक है, सारा जितना पढ़ा है पूरा 6 यहाँ मृदा दिया हुआ है और पूरा उसका एरिया बटा हुआ है। आप लोग एकदम उसको देख करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैप से आपको याद करने में आसानी होगी। चलिए, और एक तो आप लोग के लिए किए हुए हैं, एक जगह ये बना दिए हैं मृदा के प्रकार। जैसे मृदा हम लोग 6 देखे, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, वन मृदा। ये 6 मृदा है, उसका रंग कैसा है, वो जो मृदा है वो कौन कौन क्षेत्र में पाए जाते हैं, उसमें उर्वरता है या नहीं है या कम है, इसका भी हम यहाँ लिख दिए हैं। फसल, उस मिट्टी में मुख्य रूप से, सब फसल नहीं लिखे हैं, तो उस
क्षेत्र में कौन मतलब कि जो मिट्टी है, मिट्टी के आधार पर मतलब हम इसको बांट के आप लोग को बता दिए हैं कि मुख्य रूप से कौन सा फसल उगाया जाता है। तो इस तरह से ये टेबल को आप लोग बहुत अच्छा से याद कर लीजिएगा, तो आपको मतलब कि पूरा याद करने में बहुत आसानी होगा। आज का वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।